फाइल्स, फिशर, फिस्चुला, 3 चीज़ें हैं। इनका इलाज बहुत अच्छा है आयुर्वेद में। कर्ण छेदन से जो आंत उतरती है, जिसे हर्निया कहते हैं, एक तो अम्बिलाइकल हर्निया है जो यहाँ से हमारे नाभि से निकलता है। बच्चा जब पैदा होता है तो कभी कभी वो नाल काटते हैं तो रह जाती है वो जगह, उसमें को निकल जाती है वो, तो वो तो हो गई अम्बिलाइकल। एक इंगुइनल हर्निया होता है, बंक्सन यहाँ हमारे नीचे की तरफ, यहाँ से तो नीचे की झिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है ना, तो बोझ उठाने से, ज़्यादा मेहनत का काम करने से, पेट में खुश्की या पेट साफ न होने की वजह से, कब्ज़ होने की वजह से उतर जाती है। उससे टेस्टिकल जो हमारे फूल जाते हैं, खांसने से पता चलेगा जैसे ही फूल जाते हैं। तो इसके लिए हम एक कर्ण छेदन से उसका इलाज करते हैं, जबकि बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जो कि हमारी शास्त्रोक्त विधि है ये, और सुश्रुत में इसका विधान है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि कर्ण छेदन से इस चीज़ का समाधान है, तो अगर किसी को हर्निया ये वाला होता है जो आपने बताया है अभी, तो उसका पता कैसे चलेगा उनको? नहीं, उसको पता है चलता है, आंत फूलती है, दर्द होने लगता है नीचे, ये हमारे टेस्टिकल फूल जाते हैं, इसमें नीचे उतर जाती है ना, जैसे खांसते हैं तो ऊपर को बढ़ती है, दर्द भी होता है। तो ये है, उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको हम रोशनी में देख के, प्राचीन काल में तो रोशनी नहीं थी, सूर्य की किरण नहीं थी, तो सूरज की तरफ को देखा, कान ऐसे करा हमने और उसको देखा कहाँ छेद है, वो कहाँ जगह है, पर्टिकुलर एरिया। वैसे ही कुछ लोग जैसा अब आपके कान में ये कर दिया, ये गलत जगह है, यह नहीं होना चाहिए छेद, इसमें इसके एरिया के अंदर होगा, यहाँ पे, यहाँ एक जगह है, हाँ यहाँ होगा। तो इससे जैसे एजेड लोग हो गए, उनका तो हर्निया थोड़ा मुश्किल है, उसमें तो बेल्ट बांध देते हैं, मगर जो नवयुवक हैं, कम उम्र के हैं, सॉफ्ट है सब टिश्यू वगैरह, नीचे टिश्यूज कमजोर पड़ जाते हैं ना, इससे आ जाती है, तो उनको ये हम कर्ण छेदन करके उसका इलाज कर देते हैं। अगर दाईं तरफ से हर्निया है तो बाईं तरफ करते हैं, और बाईं तरफ का है तो दाईं तरफ कर्ण छेदन करते हैं। इससे बहुत अच्छा इलाज है, और वो वहाँ से मांसपेशियाँ, वहाँ की टिश्यूज जो है वो श्रिंक कर जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। सो जिस तरीके से आज के यूथ के बारे में हम जानते हैं, हमको ये पता लग रहा है कि यूथ हमारा मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और आयुर्वेदा जो हमारे एंशिएंट टाइम से, हमारे प्राचीन काल से हमारे साथ है, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। तो इस आयुर्वेदा के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर MS बालियान सर, जो आयुर्वेदा के बहुत नामची डॉक्टर हैं, जो हमारे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी नाम कमाया, जिन्होंने आयुर्वेदा की इंडस्ट्री में हमारी। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर कैसे हो आप? ठीक है, बहुत अच्छे। जिस तरीके से सर हम देखते हैं आज की तारीख में जो हमारा नया युवा है, यूथ है, आयुर्वेदा को पीछे रखकर आगे की तरफ जा रहा है, मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है। और आयुर्वेदा तो खुद में ही एक सेट ऑफ रूल्स है, एक तरीके के नियम हैं जो इंसान की दिनचर्या से लेकर पूरी उसकी सारी डिटेल्स देते हैं। तो इस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमको? आयुर्वेदा एक प्राचीन पद्धति है, इसमें जो हम बीमारियां को जो है जड़ से निकाल देते हैं। मॉडर्न जो मेडिसिन या मॉडर्न जो चिकित्सा है, उसमें बीमारी को दबा दिया जाता है, और ये बीमारियों को जड़ से निकालती है, जो कि फिर नहीं होती। और इसमें जो है हमको आहार, विहार, देश, काल, यानी इन चीज़ों पर अपना पूरा ठीक से अनुपालन करने के बाद हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आचार, विहार, देश, काल, ये 4 चीज़ें मेन चीज़ें इनमें। देश का, हाँ, ये सब चीज़ें। और उसको जो है लोग सोच लेते हैं जैसे कि स्वास्थ्य, कुछ सोचते हैं कि हेल्दी हो गए, यानी कि मोटे ताजे हो गए, हष्ट हो गए, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण ही कुछ और हैं। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण हैं समदोषे, समदोषे, समाज निश्चय, समधातु, मल क्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय, मना स्वस्थ दिव्य थे। इसका मतलब है कि आत्मा समदोष है। शरीर में हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोष अगर संतुलित हैं
तो हम स्वस्थ हैं। वायु बढ़ गई तो वायु विकार, पित्त बढ़ गया पित्त विकार, कफ बढ़ गया कफ विकार। इन तीनों का संतुलित होना आवश्यक है। तो 3 रोग हो गए, वात पित्त कफ, 3 दोष संतुलित होने स्वस्थ हो गए। समाग्निश्चय समधातु, सम अग्नि हमारे जो अग्नि है, पेट की अग्नि है, 7 अग्नि होती है, ये भी सम होनी चाहिए। हाँ, समान होनी चाहिए। अब जैसे हम अब आप कहीं चूल्हे में रोटी बना रहे हैं, ये समझो उसमें आग ठीक से जल रही तो ठीक से रोटी सिकेगी, ठीक बनेगी खाना। अगर उसमें कहीं से हवा लगती रहे, ठीक से आग न लगे तो परिपाक ठीक नहीं होने का, वो ठीक नहीं बनेगी रोटी। तो इसलिए अग्नि का ठीक से होना जरूरी, कहीं अग्नि कम ना हो, ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। सम धातु, ये तो समदोष है समाग्निश्चय सम धातु, यानी कि ये तो हो गई हमारी अग्नि, समदोष सम अग्नि, सम धातु। धातु भी समान होनी चाहिए, यानी कि धातु हमारे शरीर में 7 होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि ये सब 7 धातुएं हैं जो शरीर में होती है। ये अगर विकृत होगी तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जैसे जब हम खाना खाते हैं पहले, तो उसके बाद बनता रस, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अस्थि के अंदर जो होता है वो मज्जा होता है, और उसकी जो 7वीं धातु है वो है अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र 8वीं धातु है। और एक होता है ओज, इसके बाद ओज बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद आता ओज। ओज एक ऐसी चीज़ है जो चलायमान होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, आपने सुना होगा कभी कभी कि बच्चा 7वें महीने का बच जाता है, 8वें महीना का नहीं बचता। ये काफी 7वां महीना कहते, 7वां बच्चा बचता है, 8वां नहीं बचता। उसका कारण यह है कि ओज जो है माता के और बच्चे के उसके अंदर चलायमान होता है। चलायमान होता है, चलायमान मतलब कभी बच्चे में कभी माँ में। तो अगर ओज बच्चे के अंदर है तो बच जाएगा, नहीं होगा माँ के अंदर है तो बच्चा नहीं बचेगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं। और उसके बाद जो है ओज तो 8वीं चीज़ हो गई। शुक्र जो है हमारे ये 7वीं चीज़ है। ये जब खाने के 40 दिन बाद बनता, हम उसको अक्सर कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो देते हैं सेक्सुअल डेबिलिटी की, या उसको शुक्र को बनाए रखने के लिए, उसमें हमारे यहाँ ऐसा में विधान है कि उसको 40 दिन कम से कम दिन, क्योंकि जो हम चीज़ आज खा रहे हैं उसका वही उसी तरीके से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7वीं चीज़ होगी। तो शुक्र 7वीं चीज़ है, तो शुक्र बनेगा 7वीं बार। तो वो जो चीज़ हमने आज खाना खाया उसका शुक्र 40 दिन बाद बनता है, 40 दिन बनता है। इसलिए हम उस दवाई को 40 दिन देना जरूरी है। उससे आगे फिर बढ़ता चला जाएगा, उससे पहले उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे स्वस्थ व्रत के लिए। और स्वस्थ व्रत के लिए हमें जो है अपना खान पान, जैसे ऋतु अगर शरद ऋतु है तो उसमें क्या करते हैं आजकल, जैसे ब्याह शादी हो रही है, लोग बाग क्या करते हैं कि जी उसमें आइसक्रीम भी रख रहे हैं, कोका कोला ठंडा भी रख रहे हैं, ये कॉफ़ी भी रख रहे हैं। जबकि गर्म खाएंगे ठंडा हो जाएगा तो वो हमारा जो है अपच हो जाएगा, वो चीज़ पाचन में आएगी। खाने से पहले भी हमें कुछ देर पहले, कम से कम खाना खा ले के थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले तक कुछ ठंडा चीज़ खानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो पेट में अग्नि, जब भूख लगती है ना तो पेट में अग्नि होती है, पेट की अग्नि, तो पेट में अग्नि प्रज्वलित हो रही है तभी हमें खाना चाहिए। जब अग्नि प्रज्वलित है, खाना खाएंगे पचन हो जाएगा। और उससे पहले हमने ठंडी चीज़ खा ली, पानी ठंडा पी लिया, तो अग्नि मंद हो जाएगी, तो अपच हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो। इसी तरह से खाना खाने के बाद भी आपने अभी गर्म खाया फिर ठंडा खा लिया तो वो भी
अपच हो जाएगा, हजम नहीं होगा, वो तो सड़ेगा अंदर जाके। तो इसलिए हमें ऋतु का भी ध्यान रखना है। जिस देश काल का मतलब हम किस देश में रह रहे हैं, देश मतलब कहाँ हम ठंडे में रह रहे हैं। अब ठंडे में रह रहे हैं तो गर्म खाना चाहिए, गर्म में रह रहे हैं तो ठंडा खाना चाहिए। गर्मी ऋतु है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में ठंडा खाते हैं, अच्छा लगता है। गर्मियों में गर्म थोड़ी खाते हैं। वो तो हो गया हम जिस देश में जैसे रह रहे हैं। काल समय क्या है? काल मीन्स समय, किस समय क्या खाना चाहिए। रात को हमें अक्सर दही नहीं खाना चाहिए, दही नहीं चाहिए, क्योंकि कफ क्षय से और रात के प्रथम पहर में जो कफ का ये समय के हिसाब से भी है, तो इसलिए हम शाम को रात को जो खाते हैं वो कफवर्धक चीज़ जैसे दही नहीं खानी चाहिए। आहार कैसा खाना चाहिए? आहार विहार हमें अपने हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, जल्दी सोना नहीं चाहिए। रात्रि के समय हमने अपना भोजन ग्रहण करा है तो उसके कितने समय बाद हमको सोना चाहिए? कम से कम 2 घंटा, 2 घंटा, 1.5-2 घंटा, हाँ, ताकि वो जो है हमारा खाया हुआ पाचन क्रिया पूरी हो जाए। और पाचन क्रिया हमारी कितने समय में पूरी हो जाती? वो तो हमने खाने की जो चीज़ खाया है पेट में वो 4 घंटे बाद निकलेगा, 4 घंटा पेट में रहेगा। मगर पानी भी उसके तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, कम से कम 40-50 मिनट बाद पीना चाहिए। हाँ, उस वक्त, क्योंकि पाचन हो रहा होता है। पानी पी लेंगे तो मंद हो जाएगी ना अग्नि, तो इसलिए पानी नहीं पीना जल्दी। तो आहार विहार देश काल ये सब चीज़ें को ध्यान में रख के हमें वो करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे जो अब तो ब्रश चल गए, उस वक्त तो नीम की दातून, बकैन की दातून, ये सब नेचुरल थी ना, वो थी। अब क्या है, कोलगेट आ गया, उसमें तो तमाम केमिकल हैं, वो लाभकारी नहीं है। हमें अपनी दातून करनी चाहिए, नीम की दातून करनी चाहिए ग्रीष्म ऋतु जैसे, उसमें उसको चबा भी सकते हैं, निगल भी सकते हैं, उससे हमें फ़ायदा होगा। जो है डायबिटिक लोग खानकर को, उनको तो जो कड़वी चीज़ें नीम है, नीम गिलोय ये सब चीज़, हाँ, ये उसमें फ़ायदा करती है। बकायदा और भी काफ़ी सारी फायदेमंद। गिलोय तो एक तरह से अमृत है, सभी जगह काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। तमाम गिलोय, जैसे कोविड काल आया तो कोविड काल में आयुर्वेद का कितना योगदान रहा। जब को उसको लोग नकार रहे थे, मगर फिर उसी शरण में ही आए, उसने ही बचाया। तो इसलिए इम्यूनिटी जो है हमारी, आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं। अब च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश में चूँकि अब अष्टवर्ग पड़ता है, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महावेदा, ऋष्वक, जीवक, काकोली, चीर काकोली, 8 चीज़ पड़ती हैं, जबकि ये चीज़ें अब नहीं मिल रही। इनका विकल्प डालते हैं तो उसमें इतना असर नहीं है। जबकि च्यवनप्राश हमें सर्दियों ऋतु में हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है। तो ये तो हो गया स्वस्थ व्रत के लिए। अब रहे हमारा जो ये ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, जब कहते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं लोग, और मॉडर्न वाले कहते हैं, जबकि सर्जरी तो आई आयुर्वेद से है। जो स्टार्टिंग हुई है वो आई आयुर्वेद के, हाँ, जो है सुश्रुत जो थे एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। उसमें हम जो है जैसे छार सूत्र है, कर्णछेदन है छार सूत्र से, जबकि मॉडर्न में ये चीज़ नहीं है। ऑपरेशन है, हाँ। और जो है और भी बहुत चीज़ें हैं जिनको कि अब उसको मॉडर्न वहाँ तक नहीं पहुँची, जहाँ तक आधुनिक साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची। हमारे यहाँ तो पुत्र जीवक एक औषधि होती है। पुत्र जीवक, हाँ, पुत्र जीवक। पहले जो थे ऋषि मुनि, पहले पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ होते थे, और उसको विधि विधान के तरीके से सभी तरह से उसके समय होता है, कब हमें समागम करना है, कब नहीं करना है उसमें। जबकि आज की हिसाब से वो बताना ठीक नहीं है,
क्योंकि हमारे तो ये भी था विधान कि कब किस तरह से पुत्र हो सकता है, किस तरह से बालिका हाँ होता है, वो भी था उसमें। मगर ये आज के युग में ऐसा उचित नहीं है ना हमारे कानूनी तौर से, नहीं तो उसका समय होता और उसका किस तरह से वो हमको आहार विहार खाना पीना रहन सहन किस समय क्या होता है, वो चीज़ कब ओव्यूलेशन जब होता है तो किस साइड से होता है। एक ओवरी होती है तो एक बार दाई से होता है ओव्यूलेशन, एक बार बाई तरफ से होता है। तो दाई तरफ से जब ओव्यूलेशन होगा तो पुत्र होगा, बाई तरफ से ओव्यूलेशन होगा तो पुत्री होगी। तो इच्छानुसार पुत्र पुत्री भी पैदा कर सकते हैं। ये चीज़ें हाथ में नहीं होती है। हाँ, अब मॉडर्न साइंस पे हम इसको तोल के नहीं कर सकते। अब जबकि मॉडर्न में अलग चीज़ है, उसमें एक्सेस क्रोम मिलेगा, XY क्रोम मिलेगा, हैं XY मिलेगा तो पुत्र होगा, एक्सेस मिलेगा तो कन्या पुत्र पैदा होगी। तो ये सब चीज़ें हालांकि हम आयुर्वेद को उस पर रख के एक तरह से नहीं तोल सकते, जबकि वहाँ उसमें है विधान कुछ समय तक का जो है कॉमन होता है पीरियड है, कॉमन। हाँ 6 सप्ताह तक कॉमन पीरियड होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो 6 सप्ताह तक का उसमें पीरियड जो है आगे तक का एक कॉमन लिंग होता है, जब तक लिंग निर्धारण नहीं होता। और एक और भी तो चीज़ है, अब सरोगेसी चल रही है कि मतलब बच्चा किसी के होने वाला है तो वो दूसरे कोख में पलता है, उस तरीके से सरोगेसी का भी है। हाँ ये भी हो रहा है। एक और चीज़ सर की जैसे अब हेल्दी और अनहेल्दी, एक तो बिल्कुल पतले होते हैं और कुछ लोग होते हैं थोड़े मोटे, तो इनके बीच में डिफरेंस और किस तरीके से हेल्दी कौन से है दोनों में से? देखो पतला होना तो कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद थ्योरी जैसा कि हमने बताया वो सब है, उसको फॉलो कर गया तो स्वस्थ है। अगर मोटा हो गया तो मोटापा तो बीमारी है, ओबेसिटी तो बीमारी में आता, उसको अपनो जो है BMI कंट्रोल रखना चाहिए। उसको व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, उसके खान पीन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें खाने में सलाद ज़्यादा खाएं, वज़न बढ़ाने वाली चीज़ ना खाएं, जैसे आलू है, चावल है, मीठा है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और जब हम खाते रहेंगे तो वो तो बढ़ता ही रहेगा, एक लिमिट है ना। कुछ समय के बाद तो देखो हमें ये मीठा चावल आलू ये जैसे चिकनाई वगैरह तो जब आदमी मैच्योर हो गया उसके बाद नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। खास करके चिकनाई तो बहुत ही नुकसान दे रही है, इसी से तमाम हार्ट की डिजीज़ हो रही है, नसों में जम रही है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ है उसका, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, नसों में जाके ब्लॉकेज करेगा। तो इसलिए चिकनाई कम, जे फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, सलाद, सब्जी, फल ये खूब खाना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज़ आदमी को पीना चाहिए। खाना के तुरंत बाद तो नहीं, कुछ 1 घंटा बाद, पौन घंटा बाद करीब पानी पीना चाहिए। जितना पानी पिएंगे उतनी अच्छा, जो भी टॉक्सिक पदार्थ होंगे तो बाहर निकल जाएंगे, नहीं पिएंगे तो अंदर रहेंगे, विकार पैदा करेंगे। और व्यायाम खूब करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए, शुद्ध वातावरण रहना चाहिए, खुले में रहना चाहिए। अब घरों में बंद है, वहाँ भी तो हवा नहीं मिलनी ना, तो शुद्ध हवा भी ज़रूरी है। शहर से बाहर जाकर योगा करना चाहिए, योगा बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। और एक और चीज़ की पूछते हैं लोग कि खून बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवाई या कुछ नियम फॉलो कर सकते हैं? नहीं, खून बढ़ाने के लिए तो हमें कुछ दवाइयों के भरोसा न रह के अपनी व्यायाम करें, ठीक फल सब्जी सलाद लें, जैसे अनार लें, चुकंदर लें, फल लें, अमरूद लें, ये आयरन होता है इनमें, सब चीज़ जो मिलती है जिससे खून बनेगा, तंदुरुस्त रहेगा, डाइजेशन ठीक होगा तो सब चीज़ ठीक बनेगी। अब खाया पिया अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो खून ही कहाँ से बनेगा। एक और चीज़ की जैसे हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगे? मेरी जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं मॉर्निंग के टाइम उठ के 2 गिलास पानी पीता हूँ और अपने पूरी डाइट फॉलो करता हूँ जो रहती है नॉर्मल। नहीं, एक पैरामीटर होता है ना,
उस पैरामीटर के हिसाब से ही हमारा वजन होना चाहिए, हाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हाइट। तो उसका एक पैरामीटर है, उसके हिसाब से होना चाहिए कि 5 फुट का। अब उसमें भी 3 तरह की बॉडी होंगी, स्ट्रक्चर, एक स्मॉल फ्रेम, मीडियम फ्रेम और लार्ज फ्रेम। तो उनका वेट थोड़ा अलग अलग होगा और हाइट के अकॉर्डिंग वेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका जैसे पैरामीटर है, उसके एक चार्ट है पूरा उसका सबका अलग है कि 5 फुट का अलग होगा, 5 फुट 2 इंच का अलग होगा, 4 इंच का अलग होगा, अगले ऊपर 6 फुट तक का अलग होगा। 5 फुट का वजन और 6 फुट का वजन उनका अलग अलग होगा ना, एक थर्ड थोड़ी कह देंगे सबको। तो उसके अकॉर्डिंग उसका आदमी का वेट होना चाहिए। मल ठीक से जो है हमारे शरीर के निकलते रहे। और मल क्रिया जैसे बताया था, हाँ, मल क्रिया, मल जो है जैसे मल है, मूत्र है, आँखों में जो मैला था ये है, बाल ये भी मल है, और पसीना है, स्वेद है, ये भी मल है, ये ठीक से निकल रहे हैं तो स्वस्थ मनुष्य। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय बना, प्रसन्न आत्मा, हमारे जो आत्मा है प्रसन्न हो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना। आत्मा जो है आदमी की प्रसन्न होनी चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन उभयनिष्ठ, यह है 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन उभयनिष्ठ को मन है। जैसे कर्म इंद्री वो जिनसे हम काम करते हैं, ज्ञानेंद्री जिनसे हमें ज्ञान होता है, 5 ज्ञानेंद्री हो गई, हस्तपाद गुदालिंग ये, और जिनसे हमें जैसे कान, आँख, कान, नाक, घ्राण, ये त्वचा, ये चीज जो है ज्ञानेंद्री हो गई। ये भी स्वस्थ हो, ठीक हो तो वो आदमी स्वस्थ है। मन आपका प्रसन्न है, आत्मेंद्रिय मना, मन प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं। अब इसके बाद में आत्मा जो हमारी एक अलग चीज़ है, आत्मा और मन वो अलग चीज़ है। आत्मा तो एक ऐसी चीज़ है जैसे बिजली आ रही, कोई मोटर पंखा चल रहा है हमारा, तो बिजली आ रही यानी आत्मा है, वो चल रही। किसी भी, अब गधा सड़क पे मरा पड़ा तो क्या चीज़ निकल गया, सब चीज़ है। आदमी मनुष्य भी मर गया तो कुछ सब चीज़ है ना। आदमी जो है पंच तत्वों से भाई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है, इनसे बनकर मनुष्य की रचना हुई, शरीर की रचना हुई, जो भी जीवधारी है। अब आत्मा निकल गई तो आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो इसको ऑपरेट करती है, जो चलाती है, वो बिजली है। और मन ऐसी चीज़ है, मन चलायमान होता है। मन अभी यहाँ है, अभी आप बम्बई पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया, कानपुर, कभी ऐसा है आपका ध्यान कहीं और है, और कोई बात कही आपने या किसी ने पूछी, थोड़ी देर में कहता अरे मैंने आपसे पूछा था, कि मेरा ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था, यानी कहीं और है ना, आपकी तरफ ध्यान नहीं, आपने कह दिया, हमने सुना नहीं वो। तो उसका भी उसमें जो है उपस्थित रहना जरूरी है। और रही आत्मा तो वो है, उसको ऑपरेट करती है सब चीज़ें। आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं रहा। आत्मा शरीर की जो है एक बिजली है एक तरह से, जो उसको चलाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारी जो धातुएं हैं, सब चीज़ें तो सब स्वस्थ मनुष्य के ये सब लक्षण हैं। उसी मनुष्य को स्वस्थ कहेंगे जिसमें ये सब चीज़ ठीक से है।